हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सरला वर्मा है और आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके पहले हम ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है। तो क्या समझते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन से। एक एक जनरल भाषा में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन लॉज हैं। ठीक है। मतलब कि जितने भी लॉ हैं जिसको कि एक गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, साथ ही साथ साथ उस लॉ को जो गवर्नमेंट किसके लिए होती है, जनता के लिए होती है ना। तो जो आम पब्लिक है उनको भी कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं, आपस में दोनों को मिलजुल के रहना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो लॉज को गवर्नमेंट और जनता फॉलो करेगी ताकि एक कंट्री प्रॉपर वे में चल सके, ये क्या है, कुछ रिटन लॉज के हिसाब से है। ठीक है। ये कुछ रिटन क्या बोलूं डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। तो वही क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो जो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो एकदम सुप्रीम लॉ है, यानी कि जिसको मानते हुए ही एक कंट्री में सारा कुछ चल रहा है, वही क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। जैसे कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। जैसे कि अब जुडिशरी वाली चीज़ें आएंगी, लेजिस्लेटिव चीज़ें आएंगी, एग्जीक्यूटिव चीज़ें आएंगी। सारी चीज़ें कैसे चलेंगी, किन लॉज के अंतर्गत चलेंगी, किन लॉज के अकॉर्डिंग चलेंगी, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है किसमें, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हम यानी कि जो आम जनता है, जो सिटीजन है ऑफ अ कंट्री, उनकी भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, है ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो वो सारा भी किसमें लिखा हुआ है, वो भी किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो इसमें अराउंड 395 आर्टिकल्स थे, है ना। तो अभी जबकि इस समय इसमें अराउंड 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है। कुछ पार्ट्स थे, ठीक है, कुछ शेड्यूल्स थे। तो जैसा ये था, क्या ये शुरू से ऐसा ही था कि मतलब अचानक से भाई 1947 में हमको आज़ादी मिली, ठीक है, उसके बाद क्या अचानक से ही ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है? नहीं, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, उनके समय से ही कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जो कि फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट हुआ। यानी कि ब्रिटिशर के टाइम से कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आए विच वेयर इंक्लूडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एंड दैट इज द रीजन वाई कि हमको पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसका बैकग्राउंड क्या है ना। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कहाँ से बनना शुरू हुआ है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जो सबसे पहला चैप्टर आज हम करेंगे वो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो है अंग्रेजों के आने से। तो हमारे यहाँ अंग्रेज कब आए? हमारे यहाँ अंग्रेज आए 1600 में, दैट इज 1600। इस साल अंग्रेज हमारे यहाँ आए। ठीक है। कहाँ से आए? ब्रिटिशर्स हम कहते हैं उनको, ब्रिटेन से हमारे यहाँ अंग्रेज आए। और वो किस फॉर्म में आए? वो आए ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में। ठीक है। किस फॉर्म में आए? ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए। ठीक है। अब ये क्या लगता है आपको, यहाँ पे क्या करने आए थे? हुकूमत ही करने आए थे हमारे पर? क्या इंडियंस को रूल करने आए थे? नहीं, ये इंडियंस को रूल करने उस समय तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। उस समय चाहते भी ना हो कि हम इंडिया को रूल करें। उनका जो सिर्फ एक इंटेंशन था वो क्या था, यहाँ पे इंडिया में आके ट्रेड करना, व्यापार करना। ठीक है। जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, एलिजाबेथ वन, उन्होंने इनको एक लिखित रिटन डॉक्यूमेंट दिया जो कि क्या है, चार्टर है। ठीक है। चार्टर कहते हैं उसे, रिटन डॉक्यूमेंट को, कि इससे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के थ्रू यहाँ इंडिया भेजा। ठीक है। कहाँ की कंपनी थी? ब्रिटेन की कंपनी थी। वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ वन, उन्होंने उनको आदेश दिया कि भाई आप जाइए और इंडिया में व्यापार करिए। किसके तहत? चार्टर एक्ट के तहत। यानी इस चार्टर ने उनको क्या दिया? राइट टू ट्रेड, यानी कि व्यापार का अधिकार दिया उनको। ठीक है। तो ये हुआ 1600 में। तो जब वो यहाँ अंग्रेज यहाँ पे आए, ठीक है, तो उनका जो द ओनली वन इंटेंशन वाज ओनली ट्रेडिंग। दे जस्ट वांटेड टू ट्रेड हियर, है ना, दे डोंट वांटेड टू रूल ओवर इंडिया। लेकिन जब वो रहने लगे, कई साल बीत गए मान लीजिए, है ना, तो 100 साल बीत गए मान लीजिए। अब उन्होंने जब धीरे धीरे यहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनको लगने लगा कि यहाँ के जो राजा लोग हैं ना, वो आपस में डिवाइडेड हैं, आपस में बटे हुए, एक साथ कोई एक सुप्रीम राजा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ये लोग क्या है, आपस में बटे हुए हैं। इट इज ईजी टू रूल दीज पीपल, है ना। तो वो उनका जो एक फंडा था ना कि हम
इनको डिवाइड करके रूल करने का, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अब इंडिया को धीरे धीरे 100 साल बाद की बात बता रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे उनके दिमाग में इंडिया को रूल करने का ख्याल आने लगा, ठीक है। पहले तो वो सिर्फ ट्रेड ही करना चाहते, जब वो यहाँ रहने लगे, जब उनको लगने लगा कि नहीं ट्रेड के साथ साथ हम यहाँ पे रूल भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ चालें चली और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया को रूल करने के लिए अपना एफर्ट लगाना शुरू किया। उसी के अंतर्गत का है 2 लड़ाइयाँ हुई हमारे यहाँ। कौन कौन सी? बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी, यानी कि बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में और जो पलासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 में, ठीक है। तो उस समय अब आप सोचिए ये आए हैं कब, 1600 में आए हैं, ये युद्ध कब हो रहा है, 1700 यानी 1764 में, 150 साल के बाद युद्ध हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अप टू दिस टाइम लगभग 150 साल दे वर ओनली ट्रेडिंग, ठीक है। क्यों यहाँ पे ट्रेड करने आए थे? क्योंकि यहाँ पे उस समय कहते हैं ना सोने की चिड़िया हुआ करती थी, हमारा देश जो है सोने की चिड़िया हुआ करती थी, है ना। सो उनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे ट्रेड करने का, ठीक है। वो यहाँ से बहुत सारी कुछ वो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। खैर, सो ये 2 युद्ध हुए, ठीक है। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये जो दोनों बैटल्स हुए, इनको किसने? अंग्रेजों ने, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, या हम यूँ कहें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जीत लिया, ठीक है। उसी के तहत क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई जिसको हम इलाहाबाद संधि कहते हैं, ठीक है। किसके कॉन्सिक्वेंसेस से हुई? बिकॉज दे वन दीज 2 बैटल, उसकी वजह से क्या हुआ, एक इलाहाबाद की संधि हुई। वैसे तो ये सारा हिस्ट्री का पोर्शन है, हम इसको हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। अब इलाहाबाद की संधि का क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली ये जो इलाहाबाद की संधि है ना, इसने एक माइलस्टोन का काम किया उनके लिए। कैसे? इस संधि ने, इस ट्रीटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दी, ठीक है। किसके ऊपर? ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इन 3 जगह की दीवानी राइट्स उनको दे दी। दीवानी राइट्स मतलब क्या? अब वो क्या कंट्रोल कर सकते थे? यहाँ का वो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस कंट्रोल कर सकते थे अपने हिसाब से, ठीक है। राजस्व को और जो ये जो न्याय है, सिविल जस्टिस है, उसको वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते थे। 3 जगह अब वो उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अब वो इन 3 जगह का एक तरीके से वो डायरेक्टली रूल ही कर रहे थे उसको, ठीक है। उनको यहाँ के राइट्स मिल गए थे, ठीक। सो ये हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब मतलब कि क्या हुआ, वो रूल करने लगे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करने लगी। देखिए, पहले तो ये समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी ने भेजा था, जो कि कौन था? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिशर्स जो वहाँ थे, वहाँ के जो ब्रिटेन में जो लोग थे, हायर लेवल पे जो थे, उन्होंने उनको यहाँ पे भेजा हुआ था, ठीक। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो, उनको व्यापार के लिए भेज रहे हो, तो आप ये भी चाहोगे कि जब वो व्यापार करे तो उसका जो फायदा पहुंच रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो कहाँ जाए? सिर्फ जो व्यापार करने गए उनको नहीं, जिन्होंने उनको व्यापार के लिए भेजा उनको प्रॉफिट जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इतना इंडिया रिच होने के बावजूद भी, इतना सब, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार तो कर रही थी, साथ ही साथ इंडिया को किसी ना किसी तरीके से लूट भी रही थी, ठीक है। सो इसके बावजूद भी जो फायदा हो रहा था वो किसको हो रहा था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा हो रहा था। लेकिन एक्चुअली में फायदा किसको होना चाहिए था? ब्रिटेन में, ठीक है, जो ब्रिटेन क्राउन था उनको फायदा होना चाहिए था, लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा था। किसको फायदा हो रहा था? वो हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। दैट मीन्स यहाँ के जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो करप्टेड हो चुके थे, तो सारा का सारा प्रॉफिट वो अपने पास ही रख ले रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअली में जो प्रॉफिट जाना चाहिए था ऊपर तक, वो नहीं जा रहा था। अब क्या हुआ, जब ऐसा होने लगा तो ब्रिटिश क्राउन ने ये सोचा कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है ना। तो क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो उनको लगने लगा कुछ ना कुछ नीचे लेवल पे गड़बड़ है, कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है। अब इसने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने रेगुलेट करने की कोशिश की कि अब ये अपना कंट्रोल ओवरऑल किस पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कर लेगा। कौन कर लेगा? ब्रिटिश क्राउन जो है अपना कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे करेगा, या तो फिर उस पर कंट्रोल करेगा ताकि उसको जो प्रॉफिट ऊपर तक मिल सके, प्रॉपरली रन कर सके, और या फिर वो कोशिश करेगा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से हटा दे और वो डायरेक्टली यहाँ पे राज कर सके, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे उसको हटा के अपना खुद सुप्रीमेसी वहाँ पे स्थापित कर सके, ठीक है, एस्टैब्लिश कर सके। ओके, सो तो ऐसा कब हुआ? कितने दिन तक तो वो चलता रहा ऐसे ही सब, ठीक है। वो कब हुआ? वो हुआ है
1858 में, ठीक है। 1858 में जो ये सिपाहियों का विद्रोह हुआ था ना, जो मंगल पांडे वाला जो केस हुआ था, तो उस समय से, उस पर्टिकुलर जो टाइम से, जो हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई थी जिसे हम कहते हैं, उस समय से ब्रिटिश क्राउन ने जो पूरा जो चार्ज था वो अपने पास ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। और यही हमें पढ़ना है आगे चल के कि किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना अधिकार अब यहाँ से उनको हटाया और खुद वो किस तरीके से यहाँ पे आ गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेटेड करेंगे इनको। क्या हुआ जब ये ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी जब गलत काम कर रही थी, यानी कि जब प्रॉफिट नहीं पहुंचा पा रही थी, ठीक है, या करप्शन कर रही थी, तो इनको लगा कि किसी तरीके से हम उनको रेगुलेट करें, उनको कंट्रोल करें, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इन्होंने क्या किया, अपना कुछ ना कुछ रूल बना के इनको भेजने लगे कि इनके रूल के हिसाब से ही आपको काम करना है, यानी ब्रिटिश क्राउन के रूल के हिसाब से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करना है। तो वो उस तरीके से रूल या चार्टर बना के भेजने लगे, ठीक है। तो इसे हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो है जो चार्टर आएंगे या फिर जो एक्ट आएंगे उनको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। वो है एक कंपनी रूल, यानी कि जब कंपनी का रूल इंडिया में था, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल इंडिया पे था उस समय जो से लॉ या चार्टर आए हैं वो देखेंगे। तो कब से कब तक है, 1773 से लेके 1858 तक, यानी इस बीच में जितने भी चार्टर या एक्ट आए हैं वो देखेंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि 1858 में ये क्या हुआ, क्राउन ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के क्राउन वहां पे एस्टैब्लिश हो गई थी। तो उसके बाद वहां से लेके हमारे आज़ादी तक क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या रूल्स आए, मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स ही है ना, एक तरीके से बहुत सारे रूल्स एंड लॉज है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो उस समय क्राउन के टाइम पे कौन कौन से रूल्स एंड लॉज आए थे जो कि धीरे धीरे करके हम देखेंगे किस तरीके से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते गए, ठीक है। सो जो नेक्स्ट देखेंगे कंपनी के रूल के अंदर जो हमारे पास लॉज आ रहे हैं वो, ओके। तो जो सबसे पहला एक्ट आया किसकी, कंपनी रूल के अंडर, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, है ना, इट वाज द फर्स्ट एक्ट। क्या हुआ था, ये ऐसा पहला एक्ट था जिसके थ्रू ब्रिटिश क्राउन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करना चाह रही थी, ठीक है, ताकि उनका ज्यादा यहाँ पे हक हो यहाँ इंडिया पे एज कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्योंकि भेजा तो आखिर उनको उन्हीं ने था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह था, बट स्टिल यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सुप्रीमेसी दिखा रही थी, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, अब इस ब्रिटिश क्राउन के मन में ये आया कि भाई अब हम इनको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ठीक है, अब हम इनको अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो कैसे उसको कंट्रोल कर रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या होता था, चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो खुद ही अब सारा का सारा प्रॉफिट ले रहे थे। तो एक उन्होंने एक रूल ये दे दिया कि कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा, साथ ही साथ जो ऑफिसर्स हैं दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, ठीक है, किस चीज को, करप्शन को कम करने के लिए ये एक रूल आया, ओके। दूसरी चीज है कि वो रेगुलेट करना चाह रहे थे, मैं बता रही हूँ। तो कैसे रेगुलेट कर रहे थे, देखिए इन्होंने एक काउंसिल ऑफ डायरेक्टर बनाया, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे ये बेसिकली ईस्ट इंडिया, किन्होंने बनाया, पहले तो ये समझो, ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिशर्स की तरफ से सॉरी इन्होंने क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इनका क्या काम था, इनका काम था ब्रिटिश को यहाँ पे जो होने वाली एक्टिविटीज हैं उनके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन देना। कैसी एक्टिविटी रिलेटेड टू रेवेन्यू, एक्टिविटी रिलेटेड टू सिविल एंड मिलिट्री, जो भी कुछ यहाँ पे इंडिया में हो रहा है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, दीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल कि ये बताएं ऊपर ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में, कितना रेवेन्यू आया, किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, सारा कुछ ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इनको बताना पड़ता था, किसको, ब्रिटिश क्राउन को बताना पड़ता था। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, ये कोई नहीं थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो हायर ऑफिसर्स थे वो थे। यानी कि आप देखो इनके पास क्या आ गया, जवाबदेही आ गई, दे वेयर आंसरेबल टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि आप कह सकते हो कि अब ब्रिटिश क्राउन किसी तरीके से थोड़ा बहुत इनको रेगुलेट तो कर ही रही है ना। इस तरीके से उसने क्या किया, रेगुलेट करने की कोशिश की। तो पहली चीज इसमें यही है कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा स्टेप जो इसमें आया, दूसरा जो रूल इसमें आया वो था
कि ये यहाँ पे अब सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे, किसको, इंडिया में एक सेंट्रल लेवल पे रूल करना चाह रहे थे, यानी कि एक ही जन पूरे इंडिया पे रूल करे, इस तरीके से अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो इस तरीके से चाह रहा था। ठीक है, तो पहले क्या थे, हमारे पास 3 जगह है, मान लीजिए बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। यहाँ के जो गवर्नर थे वो सब क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अलग अलग अभी भी रहेंगे, लेकिन कुछ किस तरीके से सेंट्रलाइज हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो चेंज हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था, इस एक्ट के तहत अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था, नाउ इट हैज बिकेम, उनका नाम चेंज हो गया और वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, अब इनके अंडर में ये 2 गवर्नर आ गए, कौन कौन से, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से पहले तो तीनों अपने इंडिविजुअल थे, अपना अलग अलग सारी एक्टिविटी करते थे। अब क्या हुआ कि ये जो 2 हैं ये किसके अंडर आ गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ गए, यानी कि जो गवर्नर से जो हायर पोस्ट हो गई वो कौन सी हो गई, गवर्नर जनरल, एंड द रेस्ट 2 गवर्नर वो उनके अंडर आ गए। यानी कि ये जो सारा कुछ काम करेंगे किसके लिए करेंगे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए करेंगे। तो अब एक ही बंदा है जो ओवरऑल रूल कर रहा है, वो कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके पास सारी की सारी पावर आते जा रही है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है तो कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, तो इनको हेल्प करने के लिए कुछ 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। जो रूल से बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काउंसिल बनाई गई थी, 4 मेंबर काउंसिल, उसको कई बार क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ 4 भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज, जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वारेन हास्टिंग। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि वो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो ही वाज वारेन हास्टिंग। एक और चीज जो भी इसके अलावा वो था सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट, यानी कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे कोलकाता में फोर्ट विलियम में क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया है ना। किस तरीके से सेंट्रलाइज हो रहा है। तो 3 जो मेन फैक्टर, जो आपको फैक्ट याद रखने इसमें ये कि इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, देन फर्स्ट टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। Okay, let's see the next act. Now, next we have the Pitt's India Act 1784. उसके पहले एक और एक्ट आया जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके रिगार्डिंग जो आपको याद रखना है वो ये, एक 1781 में जो एक्ट आया उसका नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो इसके पहले 1773 में जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कुछ कमियां थी, उसको ओवरकम करने के लिए ये वाला एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, तो वो है 1781 में। नाउ नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कब आया, ये हमारे पास आया 1784 में, और इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि इन्होंने सेपरेट किया, किन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश क्राउन ने सेपरेट किया कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर को। पहले जो था कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर कौन देख रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही देख रही थी। ठीक है, ओवरऑल वही देख रही थी। ठीक है, इसीलिए वो इतनी ज्यादा करप्टेड होते जा रही थी, अनकंट्रोल्ड होते जा रही थी। ठीक है, तो अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये इंटेंशन हो चुका था कि वो इसको कंट्रोल करना चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसीलिए उसने क्या किया, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसको, जो कंपनी के अफेयर थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर। तो जो कमर्शियल अफेयर थे ना, उनको जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी मैंने बताया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हायर ऑफिसर्स थे वही लोग देखते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी तो जवाबदेही भी थी किसकी तरफ, टुवर्ड्स दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये लोग सिर्फ कमर्शियल अफेयर देखने लगे, और जो पॉलिटिकल अफेयर था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई बॉडी उन्होंने बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से। ये कौन थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही डायरेक्टली एम्प्लॉइज थे। ठीक है, उन्हीं के ही लोग थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, और इनको सारा का सारा राइट दे दिया किसका, सिविल का, मिलिट्री का, रेवेन्यू का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट है, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को वीक करते जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे फिर से देख लो,
दो पार्ट्स में जो इनका जो सारा एक्टिविटी था दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल। कमर्शियल एक्टिविटी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हायर ऑफिसर्स थे वो लोग देखने लगे, साथ ही साथ ये आंसरेबल थे टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। सो दे आर नॉट लेफ्ट विथ मच ऑफ द पावर, ठीक है, उनके पास अब कम ही पावर बची, ठीक है। दूसरा जो पॉलिटिकल अफेयर था, जो पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखती थी, अब उसके लिए नया बोर्ड बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये बाकी सारे अफेयर्स देखने लगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अब इंडिया में डबल गवर्नमेंट की स्टार्ट हुआ। ठीक है, डबल गवर्नमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से एक्ट से आया, तो इट वाज द इंडियन एक्ट 1784, ठीक है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई वो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया पे जो है वो ब्रिटिशर्स का अधिकार है, आधिपत्य किसका है, ब्रिटिशर्स का है। यानी कि जिन जिन जगहों पे कंपनियों का रूल था उसको अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, यहाँ पे अब ब्रिटिश का रूल है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, वो है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश का जो आधिपत्य है किस पे, इंडिया पे, ना कि कंपनी का, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने कैपिटल बनाया किसको, कोलकाता को। ओवरऑल जहां जहां उनका पोजीशन था उसको उन्होंने जो एक कैपिटल बनाया कोलकाता को, और इस तरीके से वो कंपनी को प्रॉपरली रेगुलेट करने लगे, कंट्रोल करने लगे। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि इनका द ओनली इंटेंशन वाज टू वीकन द ईस्ट इंडिया कंपनी, और साथ ही साथ उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट 2 एक्ट और देखेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्या देखेंगे उसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कंपनीज रूल में 2 और एक्ट आए हैं वो देखेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि डायरेक्टली जो क्राउन रूल आ जाएगा उसके अंतर्गत जितने भी एक्ट आ रहे हैं वो देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे उसको रिलेट करने की कि किस तरीके से ये सारी चीजें हमारे एक्ट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।